कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज बात होगी उस मुद्दे की जो शायद लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद भी हर जगह चाय पर, कॉफी पर, घर में और संगठन के भीतर हो, पार्टियों के भीतर हो, चर्चा का विषय बना हुआ है। वो है कि यूपी में आखिर क्या हो गया। यूपी में बीजेपी जो है नंबर 2 की पार्टी कैसे और क्यों बन गई, गलती किसकी, कहां हुई, इसको खंगालने की कोशिश पार्टी और संगठन भी कर रहे हैं। इस बीच विपक्ष जो है मजे ले रहा है, तो कहीं से खबरें आ रही हैं कि भीतर घात हो गया, जयचंदों की बात कही जा रही है। तो कौन है ये जयचंद, किसने किया भीतर घात, क्या रही वजह, ब्राह्मण नाराज हैं, राजपूत नाराज हैं या फिर कुछ और वजह है। और विपक्ष इस मौके पर कैसे फूट डालने की कोशिश कर रहा है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी यूपी की लीडरशिप को लेकर। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और संगठन और पार्टी के भीतर एक वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हर्षवर्धन जी और हमारे साथ समीर जी लगातार हमारी इस कॉफी में चर्चा को और ज्यादा इसको बढ़ाते हैं और इसको और ज्यादा विदुषी बनाते हैं। दिनेश जी, क्या वजह रही? सबके मन में यही सवाल है कि भाई नंबर 2 की पार्टी कैसे बन गई? आप तो मिशन 80 लेकर चल रहे थे। अब मुझको तो लगता है कि इसमें संशोधन की जरूरत है। नंबर 1 की पार्टी हम थे और नंबर 1 की पार्टी हम हैं। हमारे उनसे आज भी मत प्रतिशत अगर ज्यादा है तो 7.8% वोट हमने समाजवादी पार्टी से ज्यादा पाए हैं। हमारा मत प्रतिशत है 41.37 और उनका मत प्रतिशत उनको मिला है 33.5। यानी हम आज भी नंबर 1 की पार्टी कौन है उत्तर प्रदेश में, वो है बीजेपी, और नंबर 2 की पार्टी है वो है समाजवादी पार्टी। अब आप कहेंगे कांग्रेस को जोड़ लो, अगर आप कांग्रेस को भी 3.4% का वोट है उनका, उनको भी जोड़ लो तो ये पाएंगे 37.04 और हमारा मत प्रतिशत है 41.37। दिनेश जी, तो वाली बात हो गई जो किसी जमाने में समीर जी राहुल गांधी कहा करते थे कि बीजेपी को इतने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं दिया, आधी से ज्यादा लोगों ने तो कांग्रेस को वोट दिया। लोग बीजेपी को नकारते हैं। जब हम नंबर गेम को छोड़कर और प्रतिशत की बात करने लगे तो फिर तो देखिए, लोकतंत्र में आप क्या बोलते हो, लोकतंत्र में यही बोलते हो कि जिसकी जो ज्यादा मत जिसको मिलता है वही विजेता है। हमें मत ज्यादा मिले, सीट के अंतर में हमारी कुछ कमियां आई हैं। तो जब मत, अगर आप कह रहे हैं मत ज्यादा मिलते हैं तो फिर उस हिसाब से तो राहुल गांधी का लॉजिक भी सही था। देखिए पिछली बार हमारा कम आया और हमें सीटें ज्यादा मिल गई। ये लोकल इक्वेशंस के आधार पर हम कभी बढ़ते हैं, हम मींस पार्टी जो चुनाव लड़ते हैं, और कभी वो घटते हैं। इस बार का जो सिनेरियो था पूरे भारतवर्ष में अगर आप देख लो तो कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहां बीजेपी के मत प्रतिशत बढ़े नहीं हो। हमने जो विधानसभा में पाए थे, चाहे कर्नाटका हो हमने ज्यादा पाया, चाहे तमिलनाडु में तो हमने बम्पर आगे किया, और तेलंगाना में जो हम 3-4% थे हम 35% पे पहुंच गए। पंजाब में जो हम विधानसभा में लोग कहते थे बीजेपी अब 0% तो 1-2% पाएगी, हम 18% के आसपास पहुंच गए। लेकिन देखिए, जब सदन के भीतर बैठते हैं तो 272 की बात होती है और यूपी में 62 से 33 की बात होगी। आप ठीक बात है कि दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है, कई जगह तो बड़ी अप्रत्याशित सफलता मिली। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, वहीं से अभी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत घटा, समाजवादी पार्टी का बढ़ा। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको फिर से सही करने के लिए कहूं, सीट के आधार पे आप कह सकते हो कि कम हुई, मत प्रतिशत हमारा बढ़ा 0 कुछ % से हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है पिछले विधानसभा से। नहीं, लेकिन और तुलना समाजवादी पार्टी का निश्चित रूप में उनका 1% बढ़ा है, मेरा 0 कुछ % बढ़ा है। बहुत अंतर नहीं है, यानी हम भी बढ़े हैं और वो भी जरा सा बढ़े हैं, अपने बीजेपी से नहीं बढ़े हैं, वो अपने से बढ़े हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 49.56 ये आपका मत प्रतिशत। आप लोकसभा की बात करें, आप 41 इसके बाद लोकसभा के बाद जो कंपैरिजन होता है ना, तो जो बाद का चुनाव होता है उससे होता है। लोकसभा के बाद 2022 में विधानसभा आया और हम विधानसभा से हमारी स्थिति बढ़ी है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, डेटा की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से ना इंटरप्रेट कर लेता है। सर, मतलब ये बड़ा सरप्राइजिंग है इस बार कि राम, राशन और शासन जिस उत्तर प्रदेश में कहा जाता था, उत्तर प्रदेश में नारा गूंज रहा था
कि उत्तर प्रदेश में तीन ही नाम, मोदी, योगी और जय श्री राम, इतना सब होने के बाद, मोदी योगी होने के बाद, सब कुछ आपके फेवर होने के बाद डबल इंजन कैसे फेल डबल इंजन ऐसा कैसे फेल हो गया कि मतलब जो कल्पना नहीं थी कि आप 33 मतलब मोदी प्लस योगी उपयोगी क्यों नहीं रहा? इस बात को मैं दूसरी तरह से कहूंगा, मोदी मैजिक नहीं चला, ये बात कहना गलत है। मोदी मैजिक चला, यानी हमारे जो वोटर्स थे उनकी संख्या में कमी नहीं हुई, नंबर 1। दूसरी चीज है कि हमारी सीटें कम आई, जो आप कह रहे हैं उसका जवाब मैंने ये दिया कि सीटें कम होने का है लोकल इक्वेशंस पे, जो मत पड़ते हैं लोकसभा वार, उनमें कभी कभी बहुत कम वोटों से हार और जीत हो जाती है, उनके कारण सीटें घटती बढ़ती हैं। कभी हमारे पक्ष में आई थी, पिछली बार हमारे पक्ष में आई थी, अब की उनके पक्ष में आई, लेकिन मतदाता और आकर्षण मोदी जी और योगी जी के प्रति कम नहीं हुआ, क्योंकि मत प्रतिशत हमारा कम नहीं हुआ। विधानसभा में जो स्थिति हमारी थी उससे 0.8% आकर्षण आप कम नहीं होने की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए ना कि अयोध्या मतलब फैजाबाद जैसी सीट को आप हार जाते हैं, ठीक है। अगर आप खुद लखनऊ की सीट की बात करें तो जो सीट 3-3, 4-4 लाख के मार्जिन से जीती जाती थी राजनाथ सिंह जी की, वो आज 1,35,000 के, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके करीब मार्जिन से आप जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री का खुद का मार्जिन कम हो जाता है, तो इसको तो कहीं ना कहीं आई एम श्योर आप लोग उसकी समीक्षा कर रहे होंगे, लेकिन क्या फैक्टर्स क्या रहे? अगर देखिए, अभी जो आपने समीक्षा की बात की, ये सारे उत्तर तो तब देने होते हैं जब समीक्षा के रिजल्ट्स आ जाए, लेकिन जो सतही तौर पर है कि जो गर्मी का कारण भी एक रहा, दूसरा पोलराइजेशन भी रहा, और तीसरा सबसे बड़ा रहा कि एक नैरेटिव तय किया कि 400 सीटें आएंगी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दुष्प्रचार जिसको कहते हैं, तो इस संविधान बदल देंगे। हाथ में लाल रंग का संविधान लेकर तब भी घूमे थे, आज भी घूमे थे। कौन लोग घूमे थे? वो कांग्रेस के लोग घूमे थे जिन्होंने 92 बार जो है यहां पर सरकारों को बर्खास्त किया, जो 52 बार जिन्होंने संविधान का संशोधन किया, ये वही लोग थे जिन्होंने 25 जून को रात को इंदिरा जी प्रधानमंत्री ने अपने दस्तखत से बगैर कैबिनेट के इमरजेंसी लागू कर दी। 50 साल वाली बात जो है ना, 10 साल जब शासन में रह जाए तो उतनी वायबल जनता को और वोटर को रहेगी। मेरा संविधान तोड़ चुका है, वो संविधान की रक्षा की बात कर रहा है, और जिन्होंने संविधान की रक्षा के लिए आज तक एक भी सरकार बर्खास्त नहीं की 10 साल में, वो संविधान को तोड़ने वाले। ये संविधान था, ये पीडीए की काट नहीं दे पाए, ब्राह्मण भी नाराज, राजपूत भी नाराज, मतलब जो पीडीए की जो काट देनी चाहिए अगर ये नाराज थे, मैं पूछ रही हूँ हर्षवर्धन जी से, मतलब वो बेहतर समझते हैं तो ये मत प्रतिशत कहां से आ गया, ये चलिए नहीं, चलिए तो मैं थोड़ा दूसरी तरह से पूछ लेता हूं। हाँ। अगर वो संविधान जिन्होंने आपातकाल लगाया, जिन्होंने संविधान को लेकर अलग अलग राज्यों में 356 का दुरुपयोग किया, वो लोग ये बात कह रहे थे, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, डबल इंजन वाला उत्तर प्रदेश, सबसे स्ट्रांग कैडर बेस, इतने बड़े बड़े नेता, वो क्यों नहीं समझा पाए कि ऐसा नहीं होने वाला है? अच्छा है प्रश्न आपका। समझाया था तभी इतना आया, लेकिन जो दुष्प्रचार होता है उसको धीरे धीरे कम होने में समय लगता है, और ये अचानक से इतना तेजी से प्रचारित हुआ। और एक और बड़ा झूठ उसमें आया कि कांग्रेस के नेता ने बोला खटाखट चटाचट पटापट और इतने 1000 रुपए आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। मैं कहता हूं कि उसका प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा वो एक विषय अलग है, लेकिन प्रश्न आज ये है कि झूठ का राजनीति में किस प्रकार से प्रचार होता है कि अगर आप देने के लिए आपने था, तो आज आपके पास कांग्रेस में हिमाचल की सरकार है, आज आपके पास कांग्रेस की कर्नाटका में सरकार है, कई जगह आपकी सरकार है। अगर आप वो दो पैसा देना जा रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद, तो राहुल गांधी जी को मैं कहूंगा कि उनको अब पैसा दे कम से कम। हमने मान लिया उनका झूठा नैरेटिव, झूठ प्रचार का जो नैरेटिव तैयार किया उसका दुष्प्रभाव पड़ा। चलिए मान लिया, लेकिन अब ये तो बता दीजिए कि जयचंद कौन है? बीजेपी में जयचंद नहीं हुआ करते, ये नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, बीजेपी के उम्मीदवार कह रहे हैं, बीजेपी के ही उम्मीदवार कह रहे हैं, पार्टी को भीतरघात। अब कोई की व्यक्तिगत राय हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बीजेपी राघव लखनपाल का बयान है, उनका अभी का बयान है, राघव लखनपाल का है, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा का है, ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोगों ने हरा दिया। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, 2 सीटों से हमने अपना राजनीतिक यात्रा को शुरू किया था। आज भी, आज के दिन जब आपसे बात कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, 22 राज्यों में हमारी सरकार है। हमको कहा जाता पीछे हो गए, हमने अरुणाचल जीता, हमने उड़ीसा जीता, इसी लोकसभा के साथ में हमने एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में बनाई, हमने सिक्किम में बनाई,
इतिहास रचा गया है तीसरी बार, जब पूरी दुनिया के नेता एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं, मोदी जी दोबारा आते हैं तीसरी बार, ये अपने आप में इतिहास इसमें कोई नहीं प्रतिशत से आते ठीक है, लेकिन इस बात को भी आप बेकार नहीं कर सकते ना, अच्छा अच्छा गप गप, लेकिन बुरा बुरा, ऐसे नहीं हो सकता ना। मतलब मेरी ही पार्टी का अगर मेरा प्रत्याशी अगर कोई बात कह रहा है तो आई हैव टू एड्रेस इट। बीजेपी जब जीतती है तब भी सीखती है, और जब आशा से कम सीट्स आती हैं लेकिन तब भी वो सब परीक्षण करती है। एक मिनट, ये जरूरी, बड़ा अच्छा, बहुत ठीक जगह लाए आप, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको थोड़ा आप विस्तार के साथ बताएंगे। आपने कहा बीजेपी जब जीतती है तब भी सीखती है और हारती है तब भी सीख छिपी होती है। इस वाली हार में, और अब तो कहा जा रहा है कि बड़ी समीक्षा बैठक हो गई, कई तरह की रिपोर्ट बंद लिफाफे में, खुले लिफाफे में, अलग अलग प्रांतों की, इस बार की सीख क्या है? कोई 1 2 4 अगर सीख इस बार की तो यही है कि अब 2027 में 2/3 नहीं 3/4 से जीतना है। ये कार्यकर्ताओं के लिए सीख है, और कार्यकर्ताओं के लिए ये है कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। बहुत सी जगह जैसे लोग 400 पार तो मान लिया, और ये सोचे कि एक सीट अगर नहीं जीती तो क्या बात होगा। अब यह है कि एक एक सीट पर काम करना है अभी से, और काम पे लगकर करना है। हम 2 से, और हम 353 वाली एनडीए बन सकते हैं। हार की वजह पता चलेगी तब ना आगे बढ़ेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है, उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी है, जिन विपक्ष को आप इतना सहयोगी दलों को आप साथ में लेकर चलते हो, फिर संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, या फिर ओम प्रकाश राजभर हो, जो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, योगी के खिलाफ बोलते हैं, पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, आप फिर लेकर आते हो, फिर पार्टी हारती है तो अब वो अपने तेवर अलग दिखा रहे। तो ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी कि इन लोगों को पार्टी साथ में रख पाती है, जिनका 1-1 2-2% का वोट बैंक है, और फिर वो पार्टी को आंखें दिखाते हो, पार्टी सुनती रहती है। देखिए, मैं इसको दूसरी तरह विस्तारित करूंगा मोदी जी के एक शब्द से, कि उन्होंने कहा कि जाति 4 हैं, एक का नाम है युवा, दूसरे का नाम उसका हमको रोजगार देना है, दूसरा है महिला जिसका सशक्तिकरण करना है, तीसरा है किसान जिसकी आमदनी को दुगना करना, और चौथा है गरीबी जिसको हमको समूल से नष्ट करना है। 4 जाति के अलावा हम किसी जाति पर काम नहीं करेंगे। और उन्होंने जातिवादी व्यवस्था के विरुद्ध एक नया सिस्टम को डेवलप करके कि भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में सब मिलकर काम करें, और जातीयता का जो जहर है वो समाज में कम हो। लेकिन एकदम से मेरे नारे से कम नहीं हो जाएगा। दिनेश जी, ये बातें धीरे-धीरे हम जब इस पे काम करेंगे, आइडियोलॉजिकली तो अच्छी लगती है, लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि राजभर जी ने क्या क्या नहीं कहा था मोदी योगी जी को लेकर। उनका बयान जो है वो सब कैमरे के सामने, आज की एक राजनीति की आवश्यकता, पाठक जी के सामने कान पकड़ पाए गए। जातीय आधार पर राजनीति जो है ये धीरे धीरे जाएगी, और धीरे धीरे जाने का प्रयास बीजेपी ने शुरू कर दिया है। लेकिन हम एकदम जाति के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे। इतनी निर्भरता, ये एक मुश्किल है। अनुप्रिया पटेल के पति मंत्री बनते हैं, अनुप्रिया केंद्र में मंत्री बनती है, और आज राजभर योगी सरकार में मंत्री बनते हैं, उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दिया जाता है, हारने पर राज्यसभा के लिए जीत मत कह रहे हैं। तो इतनी निर्भरता और इतना उनसे दबने की क्या जरूरत है पार्टी इसको निर्भरता नहीं कहेंगे, इसको आज की ये जो कहेंगे घटक दलों की आवश्यकता कहेंगे। क्योंकि जहर को जो है हम आसानी केवल वक्तव्यों से समाप्त नहीं कर सकते। आज जो ध्रुवीकरण लोग जातीय आधार पर करते हैं, तो उसमें एक कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण ये भी आता है कि हम इस प्रकार के लोगों को सकारात्मक दृष्टि में ले जाएं। जैसे राजभर जी हैं, राजभर समाज उनको साथ में जाता है, तो हम अपने साथ में लाकर उनका दृष्टिकोण सकारात्मक करें। वो तो घोषी अपनी सीट नहीं, अपना कौन जिता पाए, है, कौन हारता है, वो योगी जी से भी मिले और फिर दिल्ली में तलब हुए। उसके पीछे की भी एक कहानी है दिनेश जी, आपको तो पता होगी। नहीं, मुझे सब पता है। राजभर जी से क्या, जितने भी सहयोगी दल है बीजेपी के अच्छे और मृदु संबंध है, और हम एक साथ मिलकर और बड़ी शक्ति के साथ अगला चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सहयोगी दल का मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मुझे तो मतलब मेरा ये निजी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जाति राजनीति के ट्रैप में फंस गई है। भारतीय जनता पार्टी देश की अकेली पार्टी थी कम्युनिस्टों के अलावा, जिनको लोग ये देखते थे कि जाति की राजनीति खत्म करेंगे वैचारिक अधिष्ठान की वजह से। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी में भी अब सारे फैसले ये होते हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ करेंगे, नहीं यहाँ मत करो, यहाँ इसको पिछड़े को करना है, यहाँ दलित को करना है, यहाँ ब्राह्मण को करना है, यहाँ उसको भी करना है जो मतलब जो एक समाज का है उसी को करना है। इस लोकसभा चुनाव में टिकट देने में भी वही हुआ, मक्खी पे मक्खी बिठाने की कोशिश की गई। तो मुझे तो लग रहा है कि जातीय राजनीति करने वालों से ज्यादा जातीय राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उसका नुकसान हुआ। इसको यूं कहेंगे कि जातीय राजनीति का असर कम करने के लिए और जातीय राजनीति की दृष्टि को सकारात्मक करने के लिए
अगर कहीं बीजेपी ने इसका प्रयोग किया है तो ये मैं समझता हूं इसको हम नकार नहीं सकते। ये आज की आवश्यकता बनी है, ये धीरे धीरे जाएगी, लेकिन इसको खत्म भी बीजेपी कर सकती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चला, लोग अपनी जात भूल गए थे, केवल हिंदुत्व उनको याद था, हिंदू याद था, लेकिन वोट करते टाइम तो हिंदुत्व याद नहीं रहा। बीजेपी ने पासी जाति याद रही, मुझे लेकिन लगता इस है बार तो मुस्लिम समीकरण याद रहा। कभी वोट के लिए इस्तेमाल नहीं किया, और हमारा मुद्दा भी कभी राम मंदिर नहीं रहा। हमने हमेशा चुनाव लड़ा तो विकास के मुद्दे पर लड़ा। राम मंदिर आस्था का प्रश्न था, और अयोध्या में आज भी विकास आस्था नहीं का हुआ। प्रश्न है। अयोध्या में विकास नहीं हुआ, सभी जगह विकास हुआ है। अयोध्या में तो जो अयोध्या विधानसभा है उसमें तो हम जीते भी हैं, फैजाबाद लोकसभा में हम हारे हैं, और जो अभी उपचुनाव होंगे आप देखेंगे मिल्कीपुर जीत जाएंगे आप? हाँ, निश्चित जीतेंगे। हम अपनी कमी को पूरा कर लेंगे, यही कमी पूरा करने का नाम ही भाजपा है। और करहल हम हर जगह अपना कोशिश पूरी परफॉर्मेंस करेंगे। अच्छा करेंगे। अच्छा, नहीं, लेकिन एक सवाल, चूंकि आप कह रहे हैं ना कि विचार में ठीक बात है, संघ में कोई नहीं जानता था कौन किसकी जाति है, भाजपा में नहीं जानता, उसमें नहीं जानता, लेकिन अब तो जाति के आधार पर ही सारी बात होती है। और एक और सवाल उसके आगे आता है कि क्या, जिसको बार बार कहा जा रहा है और कई बार दिखता है, क्या भाजपा का जो मूल विचार का कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान से जुड़ा हुआ है, उसकी थोड़ी अब कम सुनी जा रही है, वो थोड़ा सा हाशिए पर चला गया है। बाहर से आप कई बार लोग मजाक में, भाजपा के एक दो नेता तो मुझको मजाक में मिलते हैं कहते हुए कि कुछ दिन के लिए दूसरी जगह जाओ, लौट के आओ तो थोड़ा सम्मान बढ़ेगा। ये भी एक वजह है। ये तो उसको भड़काने के लिए विपक्षी बोलते हैं। बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है इतना कमजोर नहीं है कि उसको कोई हिला सके। वो एक आइडियोलॉजी के साथ में आता है, वो कोई स्वार्थ के साथ में नहीं आता, कोई पद और दायित्व के लालच में नहीं आता। आज भी जो दल लाखों करोड़ों खर्चा करके भी अपने कार्यकर्ताओं से काम नहीं करा पाते, वो बीजेपी के कार्यकर्ता अपना पैसा खर्चा करके करते हैं। ये बात अलग है कि उनके मन में कुछ नए और पुराने का जो सामंजस्य है अगर कहीं ठीक से नहीं बैठता है तो कोई ना कोई विचार आते हैं। लेकिन बीजेपी, मैंने कहा, कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को वो समझाने में, उनको क्रियाशील बनाने में वो सफल रहता है। दिनेश जी, ये भी एक अनुप्रिया, वो फिर ठन गोपाल रह जाता है। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं, मैं मूल कार्यकर्ता हूं। नहीं, इसीलिए मैं अपना उदाहरण बताऊं। मैंने बहुत सारे दायित्व पाए, डिप्टी सीएम नहीं रहा, मुझे राज्यसभा में जा गया, मुझे महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया, लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा में अच्छा वहां आप ले आए गया मैं 68। लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के मूल लोगों से ज्यादा अभी बाहर के लोग आ गए। अब आपके उत्तर प्रदेश से, और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अब क्या है, मूल विचार वाला हर बार लाइन में लगा रह जाता है। विधान परिषद की सूची आए या फिर दूसरे, अभी भी देखिए स्वामी मौर्य जी गए तो उनकी जगह देखिए कौन आता है। जितिन प्रसाद भी बाहर, अभी जो 2 विधान परिषद की सीटें खाली हो रही हैं, जितिन प्रसाद ब्राह्मण, अब हो सकता है कि उनकी जगह कोई ब्राह्मण आए, कौन आएगा पता नहीं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, वो मौर्य है तो उनकी जगह कौन आएगा, लेकिन दोनों ही बाहर के थे। देखिए, बीजेपी में जो आ गया तो बीजेपी का प्रयत्न यही रहता है कि उसको बाहर वाला शब्द उसके साथ खत्म हो, क्योंकि वो अपने में मिल जाए। गंगा नदी में तमाम नदियां छोटी मोटी आ जाती, मिल जाती हैं, और मिलके पवित्र गंगा जल बन जाती हैं। चलिए, आप कुनबे को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुनबे से हम अपनी मूल संस्कृति नहीं छोड़ रहे हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ रहे हैं, हम अपना मुद्दा नहीं छोड़ रहे हैं। हम जो काम करते थे राम जन्मभूमि, तो हम उसी बोल रहे हैं, हम धारा 370 बोलते थे उसी बोल रहे हैं। हमारे एजेंडे पर अगर कोई आ रहा है तो उसका स्वागत है, हम किसी के एजेंडे पर उसके साथ नहीं जा रहे हैं। आपने कहा 68 जिलों में आप घूमे, ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपने बातचीत भी की होगी ग्राउंड जीरो पे, आपके बिल्कुल किए, संगठन के कार्यकर्ता तमाम लोगों के, आप उनसे मुलाकात की होगी। तो एक खबरें ये भी आती है, कुछ डेटा भी इस तरह के और इंगित करता है, हर्षी शायद उससे इत्तेफाक रखेंगे, राजपूतों का वोट उस तरह से आपको नहीं गया, ब्राह्मणों का वोट उस तरह से आपको नहीं गया, दलित वोट को भी ट्रांसफर करने में जिस तरह से होना चाहिए था वो समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा खिसका। ये तमाम फैक्टर्स कहां चूक हो गई? नहीं, किसका गया किसका नहीं गया तो ये तो पहले पता नहीं चलता है। दूसरी बात, अगर इनका चला गया उनका चल गए, सभी अगर चले गए तो ये 41% कैसे आए? यानी जितने विधानसभा में थे मेरे उतने ही तो मत प्रतिशत हैं। अगर ब्राह्मण नाराज नहीं है, कहीं नहीं, मैं जाति के आधार पर नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट है और भारत की जनता संतुष्ट है, इसीलिए तीसरी बार माननीय मोदी जी एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में तीसरी बार पर यहाँ अनुप्रिया पटेल ही संतुष्ट नहीं है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सहयोगी, जो बात बंद कमरों में होती थी, आमतौर पे होता है कि आपकी कुछ नाराजगी है, कुछ शिकायत है, बंद कमरों में टेलीफोन पर बात हो जाती थी, मीडिया तक फुसफुसाहट में खबर पहुंचती थी, आज तो चिट्ठियां बंटने लग गई हैं बाकायदा। अब ये जो सहयोगी दल है, ये उसके विचार की
विचार का प्रश्न है। उसको सहयोगी धर्म का निर्वहन कैसे करना है ये उससे तय करना है। चिट्ठी लिखनी चाहिए थी या नहीं सार्वजनिक? नहीं, देखिए, जो बीजेपी में संवाद की कोई कमी नहीं है और बीजेपी में सभी बड़े नेताओं को के द्वार खुले हैं और मैं समझता हूं किसी के पास भी कोई अपनी समस्या को रख सकता है। इसमें लोकतंत्र है और मैंने अपनी आंख से देखा। मैं माननीय अटल जी के आखिरी चुनाव को सभी कुछ मैं देख रहा था। एक छोटा सा कार्यकर्ता आ रहा है, अटल जी आज आपने भाषण अच्छा नहीं दिया, आपको ये बोलना चाहिए था। उनका क्या बोलना चाहिए था? सुना उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता अटल जी से वक्ता से अटल जी की बात से मैं आपका जिक्र करना चाहता हूं कि आपके चुनाव प्रचार के समय कोई वाकया हुआ था कि पजामा कुर्ता, कि मैंने कुर्ता पहना है पजामा नहीं पहनूंगा। देखिए, मैं क्या इस किस्सा था, बड़ा चर्चित किस्सा रहा है वो। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उनका स्नेह पात्र बचपन से था माननीय अटल जी का और आखिरी चुनाव मैंने उनके सभी चुनाव में देखा। उन्होंने मुझे मेयर के चुनाव के एक दिन पहले कहा कि एकदम नामांकन था कि डॉक्टर तुझे भरना है नामांकन। मैंने कहा अगर आप आओगे तभी मैं करूंगा। उन्होंने कहा मैं लोकसभा का सदस्य हूं, यहां का हूं और तुम्हारे नगर निगम चुनाव में आऊंगा। हम कहा फिर नहीं लड़ूंगा। तो बोले शर्त रख रहे हो? आऊंगा। और वो 104 बुखार था उनको। उनके पीए आदरणीय शिव कुमार जी ने, मानी टंडन जी ने मना कर दिया, नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इससे वादा किया, मैं जाऊंगा। धीरे धीरे चढ़ के गए। लोगों ने नारा लगाया हमारा नेता कैसा हो? उनका अटल बिहारी जैसा हो। बोले धीरे धीरे चलने वाला नहीं, तो युवा चाहिए। फिर क्योंकि बोल नहीं पा रहे थे, खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं आपको अच्छा क्यों लग रहा हूं? तो उनका अटल जी आज आपने अच्छे कपड़े पहने। तो उन्होंने कहा कि आपको अच्छा क्या लग रहा है? बोले कुर्ता। तो बोले ये तो लोकसभा कुर्ता है, ये मेरा है, और ये पैजामा अगर मैं ना पहनूं तो उनका बहुत खराब लगेगा अटल जी। तो बोले पैजामा दिनेश शर्मा है और उसका कुर्ता मैं हूं, यानी नगर निगम नीचे ये मुझे चाहिए और दोनों का जोड़ा मुझे चाहिए। अगर एक कम हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। और शायद मैं जहां जाता था किसी से नमस्ते करता था, बोलते साहब आप तो अटल जी के पैजामा है। और वे चुनाव जीता। देखिए वो जोड़ी और वो कोऑर्डिनेशन साथ था और इस बार यही कहा जा रहा है कि विधायकों ने वो साथ अपने सांसदों को नहीं दिया, अपने प्रत्याशियों को नहीं दिया। कुछ जगह हो सकती है ऐसी बात, लेकिन सब जगह ऐसा हो ऐसा ठीक नहीं है कहना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कम से कम कुछ तो बताइए आप। थोड़ा सा हम लोग इस शो में जब बात करते हैं ना तो यहाँ सब एकदम कुछ तो खुलता है। कुछ तो समझ में आया होगा ना। पार्टी की बड़ी हार है। आप भले कहें मत प्रतिशत हमारा, मैं पूरा कर लूं इसे, लेकिन जो पार्टी 2014 में 71+2 73 पर खड़ी थी, जो पार्टी सपा बसपा के आने के बाद भी 62+2 64 पर खड़ी थी, और ठीक है विपक्षी पार्टियां तो बिल्कुल हमला करेंगी कि मोदी जी का अंतर घट गया, अयोध्या हार गए, इलाहाबाद की सीट 40 साल बाद कांग्रेस जीत गई, तो वो सारी बातें तो कही जाएंगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी वजह, कुछ ऐसी गड़बड़ है बड़ी, और अब तक जो समीक्षा बैठक हुई उसमें निकल के आई होगी कि इस बार आप 33 सीटों पर रह गए, 33 पर? देखिए इसको मैं उल्टा करके देखता हूं। बीजेपी कम से कम हम 2 सीट थे और जनसंख्या सर 2 के बाद 303 भी हुए, उससे हम तो वहां से चलेंगे ना सर। अब तो पैरामीटर इतना पुराना न रख के लेटेस्ट वाला रख लें। जहां पर कम वहां पर हम, ये हमारा कार्यकर्ता कहता है। और किसी चीज से निराश नहीं होता और ज्यादा मिल जाता तो अति उत्साहित नहीं होता। ये चुनाव है और चुनाव में हमने तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाई है, यही यथार्थ है। उत्तर प्रदेश में हमारी कुछ कमी रही है, उससे हमें पूरा अगर आप कुछ कमियां बताएं, हमारी संभावना। कमियां बता तो दीजिए, कुछ कमियां तो पता नहीं, क्योंकि कॉफी कई तरह की कमी रही है, वो प्रदेश पे रही है, भीतरघात है, भीतरघात है, प्रदेश संगठन या केंद्र के ये विपक्षियों में रही है। नहीं, विपक्षियों ने एक और काम किया, झूठ बोला और वो झूठ फैलाने का काम किया और हमारा कार्यकर्ता उस झूठ को एक तरीके से निष्प्रभावी करने की तरफ आगे बढ़ चुका था। लेकिन जितने रिजल्ट्स आने चाहिए थे उसके झूठ को कि संविधान का हम जब 350 हमारे पास पहले भी सीटें थी, 40-50 हमको YSR रेड्डी वगैरह की हमको मिलके 400 हम पहले ही थे एनडीए की, और तब हमने संविधान नहीं बदला, ये हम लोगों ने बोला है। लेकिन क्या है कि बार नैरेटिव सेट हो गया कि हम संविधान बदलने वाली पार्टी बीजेपी आ रही है। तो लेकिन कुछ जगह आपकी पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां पर तो खुलेआम, मतलब वहां क्या था, क्या संजीव बलियान और संगीत सोम, और अब संजीव बलियान अमित शाह जी को चिट्ठी लिखते हैं। मैं इसको अच्छा नहीं मानता, पार्टी भी इसको अच्छा नहीं मानती।
लेकिन कहाँ कमियां हैं, मैंने कहा ये विश्लेषण की प्रक्रिया चल रही है और जल्दी ये सारे संदर्भ जो आप लोग जिनकी ये चर्चा कर रहे हैं, रायबरेली में जो टिकट दिया था आपके उम्मीदवार को, वहां पर अदित सिंह ने सपोर्ट नहीं किया, वहां दूसरे जो पांडे जी समाजवादी पार्टी है उनका सपोर्ट नहीं रहा। तो इस तरह की चीजें चुनावों में बहुत सी जगह कुछ लोग कम सपोर्ट करते हैं तो दूसरे आके और ज्यादा कर देते हैं। उसकी कमी कहीं पूरी होती, कहीं कमी नहीं पूरी होती। लेकिन जो नहीं करते हैं, बीजेपी भविष्य में उनके प्रति जो सद्भावना है वो समाप्त कर देती है और उनको वो फिर स्थान नहीं मिलता जो पार्टी में उनको जिसके लिए उनको लाया गया था। टिकट अगर किसी ने ऐसा कहीं किया है तो निश्चित रूप में वो सद्भावना का पात्र नहीं है। टिकट वितरण भी एक दिनेश जी बार बार कहा जा रहा था और ये कहा जा रहा है कि कई सीटों पर ऐसा हुआ कि अगर शायद प्रत्याशी चयन थोड़ा बेहतर हुआ होता, मतलब इतना तो कम से कम आप मानेंगे ना कि अगर वो चयन थोड़ा सा बेहतर हो गया होता तो शायद सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गई होती। अब ये प्रश्न सारे आते हैं जब चुनाव हो जाता है तब हमको लगता है कि कहीं कमी थी। यही एक अच्छाई है कि हमको जहां कमी लगती है वो भविष्य में हम उसी के हिसाब से रणनीति तय कर लेते हैं। कुछ जरूर से और अच्छा सीटों के वितरण में हो सकता था, ये बात सही है। कई मंत्री भी हार गए, सिटिंग मिनिस्टर्स हार गए और कहा जा रहा है कि प्रत्याशी अगर मंत्री होगा तो एंटी इनकम्बेंसी थी उनके खिलाफ, वो अपने प्रदेश में उतना आते नहीं थे और वहां का काडर और संगठन भी उनसे खुश नहीं था। दिनेश जी के बारे में एक बात कही जाती है कि इनसे कोई नाराज नहीं होता है, ये सबके खेमे में रहते हैं। जब अटल अडवाणी जी खेमा था तब भी जो है, आज के वक्त भी किसी खेमे में, सब खेमे में, तो मुश्किल ये है कि दिनेश जी किसको नाराज करें। हाँ, मतलब वो किस खेमे की गलती बता दें। जिधर बीजेपी का भला है उधर मैं हूँ। मैं कोई गुट नहीं हूँ, मैं कोई व्यक्ति का पर आधारित नहीं हूँ, मैं बीजेपी संगठन का। दिनेश जी ये बात बता दीजिए आप कि अब तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है या दक्षिण से मिलने वाला है? बीजेपी से मिलने वाला, बीजेपी तक और रहेगा। लेकिन क्या आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश से मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला? नहीं, अब कहां ये बीजेपी के बारे में देखिए, कांग्रेस में मिलेगा। अगर ये प्रश्न आप कांग्रेस से कहे होते किसी नेता से तो 1 मिनट में बोलता कि राहुल गांधी होंगे, या फिर वो बोलता कि प्रियंका गांधी होंगी, या तीसरा कोई और पूछते तो तीसरा कहता सोनिया गांधी होंगी। तीनों गांधी के अलावा चौथा नाम नहीं देते। लेकिन ये प्रश्न अगर आप बीजेपी कार्यकर्ता से कहोगे तो वो एक ही जवाब देगा कि हाँ अध्यक्ष होगा, लेकिन वो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता होगा, किसी परिवार का परिवारवादी नहीं होगा। आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया है और अमेठी और रायबरेली में जीत दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका है, लेकिन आपका शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो बयान था कि वायनाड नहीं जीत रही हैं वो। मैं समझता हूं उनकी राजनीतिक यात्रा जो है हार के साथ शुरू होगी और हार के साथ जहां पर शुरू होगी उसका नाम होगा लोकसभा क्षेत्र वायनाड। कांग्रेस का आकर्षण उसी प्रकार से है जैसे एक आप देखते हैं ना, वो जुगनू आता है कभी कभी, एकदम चमकता है, लोग समझते बड़ी रोशनी हो गई, थोड़ी देर बाद वो बुझ जाता है। या जो आपका दिया है ना, जब बुझने वाला होता है एकदम से रोशनी आती है। ये सब भाई जो आदरणीय भाई बहन हैं, प्रिय भाई बहन हैं, ये पॉलिटिकल टूरिज्म यात्रा पर निकलते हैं और उसके बाद ये सब घर में बैठकर आराम करते हैं। मोदी जी हुए, अमित शाह जी हुए, योगी जी हुए, 24 घंटे परिश्रम से काम करके अपनी खामी को दूर करने की कुव्वत रखते हैं और इनका जो वट वृक्ष है, उसकी जो नींव है, उसका मुकाबला इस पूरी दुनिया में किसी भी देश के संगठन के पास नहीं है। उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन और उससे इस बार तो संघ को लेकर भी सवाल उठ गए, इस बार तो संघ को लेकर भी सवाल उठ गए, संघ की जरूरत है नहीं है, संघ ने काम किया नहीं किया का कोई जवाब नहीं हुआ करता। हाँ, और इसका जो एक तरीके से इसको कहते हैं कि दुष्प्रचारित कोई एक वाक्य काट दीजिए आप, मैं बोल रहा हूं और उसको तो आप प्रचारित करिए, आगे मैंने क्या बोला उसको ना दिखाइए। पार्टी ने खंडन भी नहीं किया उसका, नड्डा जी ने नहीं किया कि दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैंने श्रद्धा का केंद्र है, संघ हमारी श्रद्धा का केंद्र है और श्रद्धा के केंद्र के बारे में टिप्पणी नहीं हुआ करती। लेकिन उन्होंने जब आप परिवार में बच्चे को तैयार करके खड़ा कर देते हो तो हर समय उसको आप राय नहीं देते, हर समय उसको राय नहीं, उसको आप स्वच्छंद छोड़ देते। और ये सौभाग्य इस देश का, भारत का और हम सब का कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा जो मार्गदर्शक है वो मदद करता है, आशीर्वाद देता है। लेकिन किसी प्रकार का आप उसको कह दीजिए कि तो वो इस प्रकार से निर्धारित नहीं करता कि इस व्यक्ति को यही काम करना है। लेकिन दिनेश जी, संघ रोज नहीं करता होगा, करना भी नहीं चाहिए आप कह रहे हैं,
लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े होने के साथ कई जगहों पर, जैसे मान लीजिए कि दागी लोगों को ले आना, बाहर से ऐसा व्यक्ति आना जो संघ की विचारधारा मूल रूप से जिसको राष्ट्रीय विमर्श कहते हैं उसके खिलाफ लड़ता हो, उनको आप साथ में लाते हैं, क्या इन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी में, जिसको मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मूल विचार और आयातित, उसके बीच का कोई संघर्ष है? मैं समझता हूं कि इस संघर्ष की नौबत कभी भी नहीं आ सकती। ये नौबत तो तब आती है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो मूल से विलग रहा हो। तो ये नेतृत्व के बीच में कोई द्वंद्व होगा कभी भी, मैं समझता हूं अभी कई वर्षों तक इसकी संभावनाएं क्षीण है, नहीं है। ये जो भी करते हैं उनके अंदर संग है, अंतर्मन में है, उनकी वाणी में है, उनके विचार में है। तो ये भी फॉल्स नैरेटिव था कि संघ जैसे पहले लोगों के घरों में जाकर 4-4, 5-5 बार वहां पर लोगों से उनको गाइड करता था। अगर नहीं किया होता तो इतने मत प्रतिशत कैसे आते? अच्छा, किया है। एक चीज और नैरेटिव जो भी आपसे चर्चा के दौरान जहन में आया, विपक्ष ये कह रहा था कि भाई अगर मोदी जी एक बार फिर से आ गए, 400 पार आ गए, तो योगी जी का चेहरा जो है यूपी में नहीं रहेगा। फूट डालने की कोशिश थी। और आजकल जो है समाजवादी पार्टी के कई नेता योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी को भर भर कोस रहे हैं। ऐसे लोगों को कहूंगा कि उनको निराश होना पड़ेगा। वो निकट से ना तो योगी जी को देखे हैं और ना निकट से वो मोदी जी को देखे हैं। मोदी जी, योगी जी एक दूसरे का पर्याय है। मोदी जी आदर्श है और योगी जी उस आदर्श का अनुपालन करने के लिए उनके साथ में सहयोगी के रूप में क्रियाशील हैं। और दोनों एक दूसरे की आवश्यकता नहीं, पूरे देश की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि ये जोड़ी बहुत दिनों तक इस देश के लिए और प्रदेश के लिए काम करेगी। और विपक्षियों को भी 2029 नहीं, 2027 नहीं, अभी 10 साल उनको इंतजार करना पड़ेगा सत्ता का। मतलब वो जो खबरें हम सुनते रहते हैं सोशल मीडिया वो पर, चटकारा लेने के लिए, चटकारा प्रसन्नता होने के लिए, विपक्ष को खुश करने के लिए अच्छी हैं। लेकिन विपक्ष को आजकल योगी जी इतने पसंद क्यों आने लग गए हैं? विपक्ष को उसमें क्या राज छिपा है? विपक्ष तोड़क भावना से काम करता है और वो तोड़ने वाली जो भी प्रक्रिया होगी वो अच्छी प्रकार से खेल लेता है। इनमें विभाजन है, जाति में विभाजन करो, जात के अंदर विभाजन करो। ब्राह्मण है तो इस सरयू पारी को कानकुब से लड़ा दो, ये अगर यादव है तो कोई और 3 भागों में बांट दो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो। ये काम में एक्सपर्ट है, इन्होंने थीसिस लिखी है, पीएचडी इनको प्राप्त है। ये विपक्ष को, खासतौर से कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं आने देना चाहते थे अंबेडकर जी को? 2 बार नेहरू जी ने उनको हरवाया उपचुनाव में भी कि अगर वो संसद में आ गए तो उनका दलित वोट उधर चला जाएगा। यानी अंबेडकर जी राजनीति में ना आने पाए, इसके लिए उन्होंने जो संविधान जिसने बनाया, जिसका संविधान लाल लाल लेकर घूम रहे हैं, जिनका ओवैसी जी भी संविधान का कर रहे हैं, लेकिन मैं वहां मतलब आपके घर में फूट डालने में कामयाब नहीं होने वाले? कोई नहीं होने वाले। और भीतर से तो कोई फूट डालने की कोशिश नहीं हो रही है ना? भीतर वाला सफल इसलिए नहीं हो सकता कि अभी हमारा जो मार्गदर्शक मंडल है बहुत मजबूत है। और मैं समझता हूं जो आजकल गतिविधियां हो रही ना, इनका देश पर प्रभाव लोग देखने लगे हैं कि कैसे इनके सहयोगी जो प्रत्यक्ष रूप में ओवैसी जी के शपथ लेने वो नारा लगाने लगे कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। उनके एक साहब भी मुझे मिले, आपके वहां मैं आ रहा था, कि साहब आप लोग कह रहे हैं कि उनकी सदस्यता समाप्त, हमका बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। ये वीर बहादुर भावना वाले आदरणीय ओवैसी जी हैं, उनको मैं सुझाव दे रहा हूं कि वो भारत में तो संसद में यहां धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, चाहे जो बोल जाओ, बोलने के बाद भी उसका बुरा नहीं मान रहे, लेकिन उनसे मेरा आग्रह है कि वो गाजा पट्टी पे जाए और एक लाउडस्पीकर मैं उनको दे दूंगा और गाजा पट्टी पे जाकर जोर से चिल्लाए फिलिस्तीन जिंदाबाद, तो फिलिस्तीनी उनसे खुश हो जाएंगे और इजराइल वाले उनकी नारे का जवाब दे देंगे। ये भारतवर्ष में क्यों लगा रहे हैं? दिनेश जी, आखिर हम इस पूरे समीक्षा बैठक के आखिर में पहुंच गए हैं। कम से कम आपने 68 जिले घूमे हैं, आप संगठन को, पार्टी को बखूबी समझते हैं और आप कुछ तो आपके पास 3, 4, 5 बिंदु होंगे ना कि भाई ये 62 से हम 33 क्यों आ गए। मत प्रतिशत बढ़ा, ठीक है, वो एक लॉजिक हो सकता है, रैशनल, लेकिन सदन के भीतर तो संख्या बल ही काम आता है। नहीं, अब ये चीजें हैं ना, हम अब ये चीज को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बात करेंगे, मीडिया को नहीं बताएंगे। कार्यकर्ता, मीडिया बहुत सारी बातें सार्वजनिक फोरम पर नहीं होती और हमारा कार्यकर्ता स्वयं में नेतृत्वकर्ता की विचारधाराओं के काफी करीब रहता है
और चिंतन मनन करेंगे। जहां मैंने कहा कि हम जीतते थे तब भी समीक्षा करते हैं, जहां पर कमी होती तब भी समीक्षा करते हैं। लेकिन विधानसभा चुनावों के लिए तो अगर इसी को लीड में जो एक डेटा हम लोग भी इंटरप्रेट करते हैं कि लोकसभा महीने में समीकरण बदलते हैं, अभी तो बहुत दिन बाकी है। और आपने देख लिया जिस दिन परिणाम आए उसी दूसरे दिन से लोगों की विचारधाराएं बदलना शुरू हो गई। जिस तरह से नंगनाच सड़क पे शुरू हुआ, नहीं मतलब जेल से आपको हरा कर उत्तर प्रदेश के लोग दुखी हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर वोट नहीं डाला होगा तो उनको इस बात का दुख होगा कि मोदी जी ने इतना काम किया है। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई भी अखिलेश ने याद दिलाया लोगों को। बिल्कुल, बेरोजगारी अगर अखिलेश जी कहते तो अखिलेश जी के आदरणीय नेताजी भी जब मुख्यमंत्री थे और उसके पहले भी आदरणीय बहन जी थी तब नौकरी नहीं दे पाए थे। 6 लाख से ऊपर नौकरियां सरकारी दी हैं योगी जी के समय। 3.5 करोड़ अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार सृजन हुआ है उत्तर प्रदेश में। अप्रत्यक्ष रूप में चाहे हमने मुद्रा लोन के माध्यम से किया हो, चाहे हमने मनरेगा के माध्यम से दिया हो, चाहे हमने मोबाइल कंपनियों को लगा के दिया हो। ये तो मानना पड़ेगा जनता तक कुछ नहीं पहुंचा है। नहीं, जनता के पास कुछ मैसेज नहीं पहुंचा है, या क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ है, भीतरघात हुआ है, चयन गलत हुआ है, विपक्ष अगर कामयाब हुआ है, या पीडीए काम करा है। तो कहीं ना कहीं इस पर आप समीक्षा करेंगे, हमें भले ही ना बताएं, लेकिन समीक्षा की रिपोर्ट जो है धड़ाधड़ जा रही है। पीडीए का मतलब लोग जान गए कि यादव मिलेगा तो 5 यादव का मिलेगा तो 5 टिकट एक ही घर को मिलेंगे। कांग्रेस में अगर किसी को टिकट मिलेगा, लेकिन इस बार ओबीसी को अच्छे टिकट दिए उन्होंने, और काफी अच्छा अगर आप कहें तो मैं आंकड़ा दूं। मैं उनके जिसका वो वोट बैंक मानते हैं अपना, क्या यादव के मन में नहीं आएगा यादवों के यादव जाति के नाम पर टिकट दिए 5 तो 5 अपने परिवार को दे दिए। अभी आगे भी देखना आप, करहल अगर आएगा तो परिवार ही को देंगे। कहीं वो परिवार से बाहर निकलने वाले लोग नहीं है। राहुल जी ने आपने ये प्रश्न नहीं किया कि राज्यसभा जाना था तो सोनिया जी जाएंगी, अमेठी लड़ना, रायबरेली लड़ना था तो राहुल जी लड़ेंगे, अब वायनाड लड़ना होगा तो क्या कोई उनका दलित नहीं लड़ सकता है जिसको आप बता दें? दलित को केवल हारने के लिए खड़ा करते हैं ये कि लोकसभा में हार जाए तो खड़ा करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में हार जाए तो खड़ा करेंगे। जहां जीतने वाला होता है वहां खुद आते हैं नेता। चलिए अब हमें नेता प्रतिपक्ष में राहुल जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है खड़गे साहब को। दलित आपने तो प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया, नेता आपने दलित को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया। ये लॉजिक तो देखिए बहुत दूर तक जाएगा और उनके भी अपने लॉजिक होंगे। लेकिन दिनेश जी, आप आज हमारे इस कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आए और जितना भी आपने आपके जैसे मंझे हुए नेता से कुछ खबरें निकलवाने की हमने कोशिश की है, दर्शकों तक वो मैसेज जरूर पहुंचा होगा। तो नहीं पाई, वो दर्शक तय कर लेंगे। दर्शक भी बड़ा स्मार्ट होता है, मना नहीं किया होगा वो सब हाँ है। बहुत अच्छा लगा, आपकी कॉफी ठंडी हुई है और मैं समझता हूँ अब ये जो अफवाह है वो भी ठंडी हो जाएगी और जल्दी से गर्मा गर्म बीजेपी की जीत दिखाई पड़ेगी। चलिए आज के लिए कॉफी पर कुरुक्षेत्र में बस इतना ही।